स्टार्ट चलो मेरे ख्याल से तो जीएसटी का बेसिक्स इसमें खाली पेज नंबर 2 पेज नंबर 2 मॉड्यूल में है द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, वहां से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा फर्स्ट इसमें तो जाने दो, मेनली आइडिया तो होगा, फुल फॉर्म तो सबको आता ही है, क्या है टैक्स एक कौन सा ईयर खरीदना है, चलो कौन सा ईयर में आया था वो तो पता है, कौन से डेट से आया था वो पता है, याद है नहीं है, अरे नहीं है तो सामने से बोला 1 जुलाई 2000 एंड हाँ, ये दिन से इट वाज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। कुछ एक्सेप्ट है, सोच के बोलो, कुछ एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट पक्का ना, पहले भी नहीं था, एक्सेप्ट था भी नहीं, पहले भी नहीं था, इट वाज खाली सर्विस टैक्स में एक्सेप्ट था, यहाँ एक्सेप्ट नहीं था, मतलब इट वाज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया पहले से था। ये बहुत जब मैंने बाद में मैसेज करता है, पहले तो जम्मू कश्मीर में नहीं था ये सब, वो सब किस में था, सर्विस टैक्स, यहाँ इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। हाँ नो डाउट वो अभी जो थोड़ा मैप में गड़बड़ी हुआ वो आप लोग को बाद में चेंज करना पड़ेगा। इंडिया का मैप चेंज हुआ ना, तो जम्मू एंड कश्मीर वाज चेंज टू लद्दाख हो गया और जम्मू, राइट, तो वो जम्मू किस में आएगा, वो सब थोड़े थोड़े चेंजेस तो करने होंगे, तो अभी मॉड्यूल में भी चेंज नहीं है। हाँ बराबर है। चलो द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया अप टू 30th June 2017 वाज बेस्ड ऑन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहा तो ठीक है। दिस 7th शेड्यूल हैज 3 लिस्ट। कौन से 3 लिस्ट? यूनियन, जो कौन ऑब्वियसली यूनियन मतलब सेंट्रल, उसके बाद स्टेट लिस्ट by state and the concurrent list which is by the state and the central both. Each state was having its own tax laws. ये किसकी बात चल रही है? SGST। अरे ये तो वर्ड समझ, each state has VAT वाला, मतलब VAT का क्या था लॉजिक, किसी को याद हो तो it was governed by स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हर एक का अलग अलग था। ऑब्वियसली बहुत जन ने तो टीवाई लास्ट ईयर पास किया होगा, पता नहीं लास्ट ईयर टीवाई में क्या था, वैट था या सर्विस टैक्स? क्योंकि उसके पहले ना इट वाज नॉट वैट, इट वाज एमवेट, अगर किसी ने दिया हो तो इट वाज एमवेट। हाँ तो अभी ऐसा था, मतलब महाराष्ट्र वैल्यूएटेड टैक्स, मतलब अपने को सीएसीएस में क्या था उन्हें, सौरभ सीएसीएस में क्या था उन्हें, सीएसीएस में वैट, लेकिन टीवाई भी कम में आ जाता ना तो एमवेट, मतलब उसमें एकदम स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के रूल्स पढ़ने का होता है। तो वो टाइम पर वो लिखा के वो जमाने में कौन से थे, स्टेट और अलग अलग एक्ट थे। और अभी ये सीजीएसटी राइट नाउ बोल रहे हैं, राइट नाउ अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि सीजीएसटी एक एक्ट है, यूटीजीएसटी एक एक्ट है, आईजीएसटी एक एक्ट है, और एसजीएसटी अभी तक बोल रहे थे 31 एक्ट है, 32 एक्ट है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सिलेबस में वो देखा नहीं है। अभी तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 99% सबका अभी तक सेम ही है, समझ में? मतलब कोई भी स्टेट ने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस नहीं किए उतने, क्योंकि मैं चेंजेस करना चालू करूंगा तो परसेंटेज चेंज होना चालू हो जाएगा, ना परचेज ना परसेंटेज ना प्रोसीजर, अभी तक तो कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ वो करेंगे, इट विल टेक टाइम, मतलब इट विल टेक टाइम, मतलब अभी तक तो क्या है कि ऑल ओवर इंडिया जब, क्योंकि बीजेपी वन साइड विनर है इसलिए तब तक तो वही रहेगा, तब तक वो लोग कोई एक्ट चेंज नहीं करेगा, अब तक तो सेम टू सेम ही चलेगा। बाद में माइट बी पॉसिबल, कई स्टेट माइट बी पॉसिबल ज्यादा पैसे की जरूरत हुई तो हर एक जन अपना अपना मनमानी चालू करेगा, राइट? जैसे अभी कल परसों में आया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज तक सब लग रहा था कि बहुत पैसा है, अभी पता चला उसके बारे कितना 14,000 लाख, ऐसा 4,000 लाख करोड़ उतना तो लोन है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर अभी कहीं ना कहीं वो भी पैसा वसूल करना चालू करेगा, राइट? मतलब आज ही मैसेज सबको आया होगा, जिसने पढ़ा होगा कि सरकार से के लिए मैसेज आया कि मंदी बहुत है, पता चल गया सबको, हाँ कि अंबानी को भी क्राइसिस है, राइट? मतलब इट इज लॉजिक कि क्राइसिस आएगा, गवर्नमेंट को है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सीरियसली क्राइसिस है। मतलब अभी वो लोग क्यों नहीं चेंज करते हैं? क्योंकि अगर मैं चेंज करता हूं ना राइट नाउ, तो जीएसटी का जो एक्ट बना है ना उसके कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा, राइट?
अभी एग्जाम्पल है, जीएसटी का एक्ट जब बना था तभी लेट अरुण जेटली, राइट, ट्रांजिशन पीरियड भी खत्म नहीं किया, राइट, इसको याद हो 5 साल का कमिटमेंट था बेचारे, राइट ना। तो क्वेश्चन अराइजेस, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था जीएसटी आने के पहले? वन नेशन वन टैक्स, बराबर। और ये बोल दिया था कि क्यों जीएसटी का रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन, जो बोलने वाले ने रीजन क्या दिया था कि खरीदने वाले को, परचेजर को कोई भी स्टेट से अगर गुड्स देता है तो उसके लिए सब सिमिलर होगा, ताकि वो जो बायसनेस होती है ना कि यहां से खरीदेगा तो सस्ता मिलेगा, यहां से खरीदेगा तो महंगा मिलेगा, वैसा नहीं होगा। अगर आपको दोनों स्टेट से सेम जीएसटी परसेंटेज रहेगा तो आप मचमची नहीं करोगे। आपको लगेगा अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र से तो भी उतने में पड़ रहा है और गुजरात से लो तो भी उतने पड़ रहा है, तो मैं ऑब्वियसली मैं महाराष्ट्र से लूंगा क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूं, आप समझे। लेकिन अगर रेट डिफरेंस हुआ तो सामने वाला कहीं लेगा। तो जब मैंने एक्ट बनाया तब ये सोच कर बनाया कि सब लोग को वही दिखाने के लिए कि पूरे इंडिया में टैक्स रेट सेम रहेगा। और अभी सपोज अभी तो 2 साल, 2.25 साल समझो आसपास खत्म हुए जीएसटी को आए हुए, राइट। और अचानक मैं ऐसा बोलूं कि नहीं, अभी समझो गुजरात ने भले 5% रखा है, भले 6% रखा है, हम लोग तो 18% कर देंगे महाराष्ट्र में, समझो ऐसा कर दिया तो मतलब क्या हुआ? हाँ, तो आपने ही जीएसटी लाया और आपने उसको तोड़ना चालू कर दिया, राइट। वो जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये सब होगा, समझो एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। तो ऑलरेडी पब्लिक जीएसटी से भड़का हुआ है, वो सब लोग जानते हैं, राइट। ऊपर से अगर ऐसा कर दिया, समझो गलती से भी एक स्टेट ने भी बढ़ा दिया, एक स्टेट ने भी, तो भड़कना चालू हो जाएगा। तो आपने क्या सोचकर जीएसटी लाया? अगर ऐसा ही कुछ करना था तो, राइट। ये एसजीएसटी का एक्ट तभी चेंज होगा, राइट नाउ नहीं होगा, राइट। तभी पढ़ाई में भी आ जाएगा। अभी तक तो आप लोग टीवाई में हो या टीवाई दिया, सब लोगों ने वहां भी जीएसटी पढ़ा, कहीं भी वहां भी ऐसा नहीं था कि महाराष्ट्र का जीएसटी, क्योंकि अभी तक वो एसजीएसटी नहीं, तो वहां भी अपने को स्टेट होता। अभी भी क्यों जीएसटी रखा? क्योंकि अजम्पशन पर जो स्टेट का है वही इंडिया का है, समझ में आया? इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। जब चेंज होगा तो अपने को अपने हिसाब से एक्ट पढ़ना होगा। हाँ, वो हो सकता है, मालूम है, देखो सब स्टेट मालूम है बाद में क्या कर सकता है, थोड़ा प्रोसीजरल वर्क चेंज कर सकता है। अभी एग्जांपल ऐसा जो मेरे उधर 10 तारीख है, उसके बाद 12 तारीख रखते हैं, 15 तारीख रखते हैं, ये सब मचमच होगा। वो पब्लिक को वो फर्क नहीं पड़ता अगर मैं रिटर्न फाइलिंग या डेट चेंज करूं तो, राइट। आज कोई स्टेट में ऐसा बोलेगा हर महीने एक रिटर्न फाइल नहीं करना, 3-3 महीने रिटर्न फाइल करना, वो हो सकता है। तो कंप्लायंस कम करने के लिए स्टेट कर सकता है, लेकिन रेट के लिए टच इतना जल्दी नहीं करेगा। रेट सब जगह पर क्या रखेंगे? सेम। Each act was इसलिए मैंने बोला was having its own tax laws on sale on purchase of goods after the enactment of GST, which came into force with effect from 1st July 17. There is the important word uniformity in the collection of tax throughout the country, right? That was the word one nation one tax, uniformity लाने के लिए। आप समझे, मुझे यूनिफॉर्मिटी लाना था, एंड उन्होंने लिखा है 1st July 17 is the biggest date, right, in the history of India in field of indirect taxation। मतलब समझ सकते हो कि 75 years या 72 जो भी इंडिपेंडेंस में या आफ्टर 1961 अगर इनकम टैक्स एक्ट आने के बाद सोचे तो इट इज 50 साल बाद कोई सबसे बड़ा चेंज आया। इतना बड़ा चेंज आज तक नहीं आया था, क्योंकि आज तक कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ने हर एक जन को एक करने का सोचा ही नहीं था। हर एक जन अपना अपना मनमानी कर रहे थे। हर एक जन का मतलब था इट वाज एक्साइज वाला अपना, सीएसटी वाला अपना, क्योंकि आज मुझे सबको एक साथ लाना है। तो देखो हर एक जन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है। आज मेरे को बोलो, आज कोई भी जो होता है, जैसे कि अभी सपोज सबसे फर्स्ट ट्रेन प्राइवेटाइजेशन हुई, अच्छा या बुरा? वहां क्यों मोर्चा हुआ? वहां मोर्चा हुआ, सब लोग स्ट्राइक किया, रेलवे वाले ने सबने स्ट्राइक किया कि नहीं? क्यों? उनको जॉब से निकाल सकते। समझ में आया? डर बैठ गया। अब सपोज सेम लॉजिक होता, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 10 साल से 20 साल से एक्साइज ऑफिसर था, ये 25 साल से 20 साल से सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट संभाल रही, राइट, ये ऑक्ट्रॉय का डिपार्टमेंट संभाल रही है। सब लोग 10 मतलब समझाए जब 30 चालू किया था 42 45 तक 15 साल से आप जॉब कर रहे हो, और अचानक गवर्नमेंट आके बोलता है आज से ये सब एक्ट बंद, जीएसटी। तो अंदर से एक बार तो राइट घबराहट हो जाएगी यार, निकाल देंगे तो
अंदर से एक बार तो फील आएगा ना कि यार आप लोग का तो थोड़ा पोर्शन चेंज होता है तो आधे लोग घबरा जाते हैं, राइट राइट। तो वो सोचो क्या घबराहट होगी अगर आप सोचो एक 15 साल से आप एक जॉब पर और पता चला वो एक्ट निकल रहा है। जो रोटी वही गई। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज आप कंपनी से एक पढ़ रहे हो और अचानक बोलेगा अभी कंपनी एक्ट का कोई मतलब नहीं है 15 साल बाद, और आपको दिख रहा है यार बंगलो से डायरेक्ट रोड दिख रहा है अभी, राइट मतलब डायरेक्ट मैं रोड पर आ जाऊंगा, मैं मेरा इतना डर बैठ जाए। तो एक साइकोलॉजिकल सोचो, आप समझ रहे हो। तो वो जमाने में सोचो क्या हुआ होगा, इतने एक्साइज ऑफिसर्स, इतने सेल्स टैक्स ऑफिसर्स, ऑक्ट्रॉय डिपार्टमेंट में इतने ऑफिसर्स, इतने सारे ऑफिसर्स को तो खतरा लगेगा, प्लस ये सब फील्ड वाले जो प्रोफेशनल्स है। सो मैं सिर्फ एक्साइज का ही संभाल रहा था, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, मेरे को सिर्फ सर्विस टैक्स का ही नॉलेज था, मेरे को कुछ नहीं था आता सेल्स टैक्स। अचानक मेरे को लगा ये सब क्या हो जाएगा, तो हर एक जन को डर लगा था। इसीलिए जीएसटी लाना एक बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म था। द रीजन वाज दैट क्योंकि हर एक को एक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम, राइट। और ये हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ, वो सबको पता है कि बीजेपी एक वन साइड जीता इसीलिए। हाँ, लेकिन मार्केट उसके बाद सबको पता है क्या हालत है। तो स्टार्टिंग में 6 महीना 1 साल अच्छा दिखाया, दिखाने के लिए, राइट, क्योंकि वो दिखाना पड़ रहा था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्राइसिस आ गया, अभी दोनों साइड से वो लोग फंसे हुए। अगर मैं पब्लिक का फेवर करने जाऊं, मतलब जीएसटी कम करने के लिए, तो इतने खर्चे पाल के बैठे हैं कि वो लोग आज जैसे आरबीआई से उधार लेना पड़ा, राइट, तो वो नहीं दे पाएंगे। और अगर रेट बढ़ाने गया तो मार्केट और क्राइसिस पर लेकर आएगी, क्योंकि कल का ही इंफॉर्मेशन है, खाली ये जो सैलरी बढ़ा है ना गवर्नमेंट ऑफिसर का, उसमें 16,000 करोड़ का हर साल का एक्सपेंस बढ़ गया। तो कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सबका में 5% है, सैलरी बढ़ाओ तो भी हो जाएगा, खाली बोनस और वो सब में, राइट। मतलब दिस माइट हैपन। तो यहाँ बहुत सारे वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स का रीजन ये था क्योंकि इससे बड़ा चेंज आज तक नहीं आया। तो सभी हम लोग एक्सपेक्ट वही करें कि डीटी में ऐसा हो। पर सबका डीटी में क्या एक्सपेक्टेशन है सबका, अगर ऐसा ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मार्केट तो खराब हो जाएगी। मतलब उन लोग का ऐसा सोचना था ये 5 हेड्स का कंसेप्ट ही निकाल दो, स्टैंडर्ड, मतलब तेरी इनकम इतनी है ना तो इतना टैक्स पर, फिर इतना एचपी में है या इतना अदर सोर्सेज में है या इतना सैलरी नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं ना, मच ही नहीं ना, सब सेक्शन ही नहीं ना, तेरी जो भी इनकम है उसका ही है, राइट। हाँ, रेट भी एक स्टैंडर्ड रेट कर दो, एलटी का इतना, एसटी का इतना, डीटीसी आने वाला डायरेक्ट टैक्स कोड। आपकी इनकम एक स्टैंडर्ड रूल लेने वाले थे कि 10 लाख तक आपकी कोई भी इनकम होगी ना, 10 लाख तक ऐसा कुछ आने वाला था, उसमें आपको कुछ रैंडम 5% भर देने का, ऐसा एक, मतलब कोई स्लैब रेट भी नहीं, एक स्टैंडर्ड भर देने का, ऐसा ही कुछ था। नथिंग, ये एग्जाम्पशन डिडक्शन सब मर्ज करके ऐसा आने वाला। जब डीटीसी आने वाला था डायरेक्ट टैक्स कोड आया ही नहीं, फिर राइट, छुपा नहीं, ज्यादा डिस्कस करेंगे, नहीं आप हाँ, और वाइड हो जाएगा, पब्लिक नहीं छुपाएगा। याद रखना, हमेशा याद रखना, ज्यादा स्लैब में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा आप 10 लाख का इनकम दिखाओ और आपको 10,000 रुपया टैक्स भरना है, तो आप तो 8 लाख होगा तो भी मैं 10 लाख दिखाऊंगा। मैं क्या 1-2 लाख, मैं एक रैंडम अमाउंट ही तो मुझे भरना है, किसी और का लेके कर नहीं। उसका रीजन क्या होगा, देख जितना मेरा बाइट ज्यादा होगा आज मैं उतना बैंक में ज्यादा रख सकता हूं। और आज भी इंडिया को, आप लोग को लग रहा है, लेकिन इंडिया में ट्रैक करना है ना किसी को, तो इनकम इज नॉट द टारगेट, हमेशा याद रखना, एक्सपेंस इज द टारगेट। आप कितना कमा रहे हो उसको नहीं पता, आप कितना खर्चा करोगे उसके बेस पर ही पकड़े जाओगे। मतलब इनकम तो कितना अभी भी छुपाने वाले लोग हैं, एक्सपेंस ही पकड़ा सकता है। तो अगर मैं एकदम फ्री कर दूं उसको तो सामने वाला बिंदास ही दिखा देगा, राइट। और फिर वो एक्सपेंस बैंक में डालेगा, खर्चा करेगा, फिर टेंशन ही नहीं। तो डीटी से आने का रीजन भी दैट विल बी अ बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स। अगर आया तो डायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि लोगों को ये सब मच धीरे धीरे चाहिए ही नहीं, क्योंकि इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर ऐसे भी वर्ल्ड लेवल पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, रैंक 1 पर है, क्योंकि अब इतने सारे हेड्स है, ये सब, राइट। वो तो सोचो अभी आप सोचो, अभी खाली 1 मिनट सोचो कि इफ यू आर एज अ सीएस बात कर रहे हो, इफ आई एम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बात कर रहा हूं कि मैं डीटी और जीएसटी, बस अभी ये था। पहले अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जब हम लोग कर रहे थे तब हम लोग कितना पढ़ रहे थे,
राइट, मतलब सबका अलग प्रोसीजर, सबका अलग काम, कितना हम लोग को करना था। वो तो एक हो गया। अभी आप समझ रहे हो कि आप लोग ने भी लेबर लॉ, ये लॉ, वो लॉ में कितने सारे एक्ट पढ़े, कल को 5-10 साल बाद सब एक्ट मर्ज कर दो, एक ही एक्ट में सब कुछ आ जाएगा, पूरा एम्प्लॉइज का जनरल रूल्स। तो आप लोग को अंदर लगेगा सेम लॉजिक आने वाला है। ये सैलरीज है ना, ये सब परक्विजिट हटने वाले, कुछ देने का ही नहीं, सब इनकम में खत्म। मतलब ये सब आने वाले, वो लोग ये सब सोच रहे हैं, दे वांट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, कि ये सब लूपहोल्स है। आपको घर दे दिया, आपको गाड़ी दे दिया, अब आप चीटिंग कर रहे हो। और कौन कर रहा है? बड़े लेवल पर, और डायरेक्टर्स और वो लोग कर रहे हैं। छोटे मोटे लेवल पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सेक्शन बना रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ, ये अभी कल की बात है, कल केबीसी का क्वेश्चन, कल या परसों पता नहीं, मतलब अपने को लगता है कि वो है ना 10% आरक्षण किसमें था, कल का क्वेश्चन था केबीसी, किसमें था, मतलब कौन सा, हाँ मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, उसको 10%। और बाद में क्या बोला उसने, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब हैविंग इनकम अप टू 8 लाख। तो कल सुना नहीं, पहले भी सुना नहीं है। Who is a person who falls under economic weaker section, income below 8 lakhs? मतलब जिसने कल पढ़ा हो, तो जिसे मैं तो वो टाइम पर भी मैंने जब पढ़ा था तभी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 8 लाख, मतलब तो लॉजिक है मेरे को, सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीए, लॉयर्स, सबको जाके गवर्नमेंट के पास बैठ जाना चाहिए। 8 लाख से नीचे ही हम लोग है, मतलब हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी वीकर में। तो मेरा महीने का 40,000 भी होगा, 30,000 हुआ तो मतलब मैं वीकर का भी आधा हूं। मतलब लॉजिक नहीं है, उसके लिए 10% आरक्षण लॉजिक नहीं है। तो आरक्षण रखते हैं कि वीकर में पूरा ऐसे ही आ गया पूरा इंडिया, बचा कौन? 5-10% बच्चे ऐसे वो लोग जॉब करने नहीं आते, राइट। मतलब लॉजिक नहीं है। जो भी हो, डीटी से आने का जरूरी है, जीरो तो ऐड नहीं कर दिया, एक्स्ट्रा 80,000 रखना रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक है ना, उनमें है एक प्रॉब्लम है। तो वीकर सेक्शन एक लाइन है मेरे ख्याल से, लोग बोलते नहीं बरोबर, उसमें ऐसे लिखा है मेरे ख्याल से 8 lakhs इज फैमिली इनकम लिखा है। दे आर नॉट रेटेड इनकम, फैमिली इनकम। हाँ, लेकिन मैक्सिमम हमने तो फैमिली में एक ही जन दिखाते दिखाने वाले तो एक ही होते हैं बहुत जन, तो लेकिन लिखा कुछ ऐसा है। बाद में डेफिनेशन देना पड़ेगा, फैमिली मतलब कौन। तो फैमिली मतलब साथ में रहते, अलग रहते हैं। चल ना, फिर अलग अलग हो जाएंगे। चल ना, विदाउट एनी डाउट in field of taxation after independence, GST is the biggest tax reforms, repeated line. Before coming into force GST there were number of taxes, वो भी अपने को पता है। Now at central level पर कौन से थे? देखो, एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मतलब ऐसे तुम लोग अभी नहीं पूछेंगे। अभी ये सब है ना फालतू के एग्जाम में नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता करना भी चाहिए। अभी एक्साइज के कौन से टाइप है, अभी क्या जान के जरूरी क्या है, राइट। अभी कोई मतलब नहीं। हाँ, एक्साइज, वर्ड एक्साइज समझना, वो रिप्लेसमेंट गया। सीवीडी और एसईडी गया। कस्टम है ना, आपने कस्टम पढ़ा? कस्टम में 2 है, सीवीडी और एसईडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। वो दोनों पहले थे, अभी भी है, लेकिन अभी सिर्फ अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर है, बाकी सब पर नहीं है, बिकॉज दे वर रिप्लेसमेंट ऑफ वैट, सीएसटी एंड एक्साइज इन कस्टम्स। सीवीडी, एसईडी और सरचार्ज, सेस, वो सब था, वो सब पर वो भी सब था। वो टाइम पर बहुत सारे सेस हुआ करते थे। स्वच्छ भारत सेस सुना है? कृषि कल्याण सेस सुना है? किसमें था? क्लीन गंगा सेस भी आया ना अभी, वो आने वाला था, नमामि गंगा सेस, राइट, तो आएगा। वो टाइम पर भी स्वच्छ भारत से सबको क्या लग रहा था उन्हें? क्लीन इंडिया के लिए। हाँ, बाद में पता चला उसने शौचालय बनाया। हाँ, वो अमाउंट से शौचालय बना दिया। पब्लिक को लग रहा था कि ये तो स्वच्छ भारत मतलब क्लीनलीनेस के लिए होगा, और बाद में पता चला 6 करोड़ शौचालय बना दी। इनडायरेक्ट। चलो, सर्विस टैक्स, रिप्लेसमेंट। हाँ, ये टैक्सेस वो है जो टैक्सेस, मतलब ये जो पूरा बॉक्स है A to G का, दिस वाज पास्ट में चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल ने अपना इतना इनकम छोड़ा, इतना, राइट।
उसके बाद उसमें खाली सर्विस टैक्स जो था ना वो खाली एक ही जगह पर, मतलब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था। सर्विस टैक्स वाज द अलोन टैक्स व्हिच वाज, ऐसा था, सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक ही ऐसा था। तभी बहुत जन का ऐसा मानना था कि ऐसा क्यों जम्मू एंड कश्मीर का नहीं, लेकिन रूल ऐसा था। बहुत जन है ना, हम लोग का एक हैबिट होता है, हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं ना तो एक्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो हम लोग को ऐसा क्यों लगता है, जैसे पहले मतलब जीएसटी का सबसे फर्स्ट लाइन आया था, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो बहुत जन का था ऐसा। सच्ची ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, तो क्यों? तो ऐसा क्यों होता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? हाँ तो ऐसा हम लोग सोचते हैं ना, जो लोग नहीं होते वो तो लोग ऐसा जीएसटी नहीं उन लोग को, राइट, मतलब भोजन का रिएक्शन ऐसा होता है, ये तो गलत है। हाँ हाँ तो वो लॉजिक पर ये था, तभी ऐसा था सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो उसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, ऐसा नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स ही था, लेकिन वो पैसा स्टेट रखती थी, समझा? बस फर्क इतना था, उसका पैसा स्टेट रखती थी और बाकी सबका सेंट्रल रखती थी, मतलब दोनों जगह पर था। लेकिन हम लोग को बोलना ऐसे जाता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब दिमाग में ये आता था कि सर्विस टैक्स जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, समझ में था? उधर भी खाली फर्क था कौन उसका पैसा रखता था, खाली जम्मू एंड कश्मीर इकलौता स्टेट था जिसका कौन रखता था, स्टेट गवर्नमेंट, बाकी सबका सेंट्रल। अभी तो सब टैक्स लगे, एक्ट लगे ना, वो सब लेबर एक्ट वगैरह भी लगना चालू। तो वहां जाकर प्रैक्टिस करने सोच रहे, राइट? नाउ एट स्टेट लेवल पर वैट था, सीएसटी था, ये दोनों पढ़ाई में आते थे। लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स को है ना बहुत जन ऑक्ट्रॉय के नाम पे जानते थे, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जब गुड्स पास होते थे, जिसके लिए अभी जीएसटी में है ना द कंसेप्ट ऑफ ई वे बिल, वो पास हो रहे हो तो अब स्टेट से तो बिल चाहिए, वैसे ऑक्ट्रॉय था, उस जमाने में ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ता था। एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट टैक्स था, ये थिएटर का रोज सब पर। फिर टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, परचेज टैक्स, लॉटरी बैटिंग, ये लॉटरी बैटिंग अलग है, तुम लोग वाला 30% नहीं है, राइट? ये सब कौन चार्ज कर रहा था? स्टेट। तो ये सब टैक्सेस को हम लोग ने मर्ज कर दिया, बराबर है? तो वापस कुछ टैक्स ऐसे थे जो लोकली चार्ज होते थे, नॉट बाय स्टेट, इट वाज चार्ज बाय, समझो अगर एग्जांपल देना हो कि एलबीटी नाम का टैक्स था, लोकल बॉडी टैक्स, समझेगा एग्जांपल है, इट वाज चार्ज बाय थाने एंड नॉट बाय मुंबई, ऐसा था, मतलब ये पैसा स्टेट नहीं चार्ज कर रही थी, वो डिस्ट्रिक्ट चार्ज कर रही थी, वो अलग रह गया, आप समझे? ऐसे कुछ टैक्स थे जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट भी नहीं डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि स्टेट होता तो दोनों पर आता, ऐसे मुंबई वालों पर बहुत कुछ था, जो मैं मुंबई में एप्लीकेबल कर सकता हूं वो मैं रत्नागिरी और नागपुर पुणे सब में अप्लाई नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि मुंबई में वो सब टैक्स ले सकता हूं, मुंबई में पब्लिक के पास पैसा है, उसमें रेट बढ़ा सकता हूं, मतलब बहुत सारे ऐसे टैक्स है जो हमारे लिए था और बाजू वाले मतलब अपने अंदर, मतलब यहां से वहां, समझो अगर मुलुंड में हो तो है और थाने में जाए तो नहीं है, हाँ वैसे वो भाई अंदर के आगे कुछ होगा ना, वो भी ऐसा ही कुछ था, राइट? ऐसा बहुत कुछ था। चुना तो एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, वापस पेज नंबर 2 पर आ जाओ। बिफोर जीएसटी इफ अ बिजनेस मैन्युफैक्चर गुड्स देन इट हैज टू पे 2 टैक्सेस। कौन से था? एक्साइज और वैट। एक्साइज क्यों था? गुड्स बनाने पर, और वैट क्यों था? गुड्स बेचने पर। अभी अच्छी बात क्या है? जीएसटी भी है, और वो भी खाली बनाने पे भी नहीं है, बेचने पे ही लगता है। अभी बनाने पर नहीं है, पहले बनाने पर था, मतलब हाँ बस बहुत जन को ये एडवांटेज लगा, बहुत सारे बिजनेसमैन को ना ये एक एडवांटेज लगा, लेकिन इसमें नेगेटिव आया या पॉजिटिव मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो अभी ऐसे लग रहा है कि लिटरली नेगेटिव आया लगता है, मुझे अंदर से लग रहा है। नहीं, दोनों में फर्क क्यों? मेरे को अंदर से ऐसे फील आ रहा है कि मार्केट स्लो डाउन का रीजन ये एक है। पहले कैसा था, मतलब अगर आपने गुड्स बना दिया, समझो मैंने 1000 यूनिट बना दी, समझो मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समझो के ऐसा टेबल कर, राइट, या समझो लैपटॉप कर, तो मैंने 1000 बना दिया, मतलब फैक्ट्री में बन गए, फैक्ट्री से मैं गोडाउन में लेकर जा रहा हूं,
टैक्स लग जाएगा। क्यों? बंद तो गया, राइट, बेचा नहीं तो क्या हुआ, बंद तो गया। तो 1000 जैसे बना दिया, टैक्स लग गया। अभी बोला आप बनाओ, टेंशन नहीं है, बेचोगे तो टैक्स लगेगा। तो पब्लिक क्या करेगा? अभी 2000 बनाओ, अभी 2000 बनाओ, क्योंकि टैक्स तो नहीं लगने वाला है। तो अभी वो ओवर प्रोडक्शन करेगा, और मार्केट में वही लफड़ा हुआ है। मार्केट में मार्केट क्राइसिस का प्रॉब्लम क्या हुआ है कि उन लोगों ने ओवर प्रोडक्शन बहुत कर दिया था, और इतना ओवर प्रोडक्शन हो गया है कि अभी खरीदने वाले नहीं है, इसलिए वो लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन लोग के पास वो सीधा जाते हैं किसके पास? अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास, कि आप लोग ये क्या 5,000 का है, 5,000 का आप लॉट में लो, 3,000 में लो जाओ। पहले मैं 5 में समझो, 5 का मैं पब्लिक को 4 में दे रहा था कि वो 5 में बेचे, 1000 कमाए। अभी मेरे पास इतना सारा है ना, आप कितना लोगे? बोला 10,000 पीस, हाँ लेकर जा, 3,000 में लेकर जा। अभी इतना बन चुका है मेरे लिए, समझा? तो पूरा लेकर जाते थे, और उसके चक्कर में क्या हुआ कि इन लोग ने फोकट में सस्ता देना चालू कर दिया। सेल मालूम है कितना हुआ ये 4 दिन में, 8 दिन में? 29 कभी 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, क्या था? कौन सा डेट था? हाँ सॉरी, 29 सितंबर से ना 4 अक्टूबर। कितना था हमारे? कितना होगा? 19,000 करोड़। 19,000 करोड़ इतने में चूक गया। और मानो प्रॉब्लम क्या हुआ? बिलीव करेगा क्या हुआ? आज इतने दिन बाद ट्रेडर्स एसोसिएशन उन लोग पर केस किया भाव तोड़ने के लिए। इतना सारा ऑफर डिस्काउंट नहीं दे सकते थे। मतलब सेल हो गया, मार्केट ने खरीद लिया सबने, फिर उस पर केस किया। मतलब रिटेलर का धंधा नहीं हुआ, सबका दिवाली खराब जाएगा, क्योंकि अगर वापस ऑफर कर दिया तो। हाँ, तो उन लोगों ने इतना डिस्काउंट नहीं दे सकते थे। मैंने बोला ना, बस दैट हैपेंस। ये जो सेक्शन का हुआ ना, ये एक्साइज का निकलने का ये बड़ा चक्कर हो गया कि आपको पहले क्या था, आप बनाओगे तो आपको क्या डर लगेगा? बनेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। आज आप खाली बनाया और आपको बोलेगा 20% टैक्स भरो, तो अंदर से क्या फील आ जाएगा? नहीं, बनाते ही नहीं, जान दे। ऑर्डर आएगा फिर बनाएंगे, इतना सेल होगा उसके बाद बनाएंगे। वो मेंटली होगा ना। आज तेरे को पता है कि मेरा 20% टैक्स है, तो मैं फोकट में क्यों करूं? आज 40,000 का मेरा समझो एक लैपटॉप है, मेरे को बोला कि 8-10% समझ 4,000 रुपया टैक्स भरो, खाली बनाओ और टैक्स भरो। नहीं, उतना पैसा नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, तो मेरा जब पहले का स्टॉक थोड़ा खाली होगा ना, फिर मैं बनाऊंगा। और अभी प्रॉब्लम क्या हो गया? टैक्स नहीं है, तो पब्लिक क्या सोचता है? एम्प्लॉइज फ्री बैठे, चलना जाने देना, बनाना, जितना दिन खाली जा रहा है उससे अच्छा बनाते रहो। दिस हैपन, ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ, ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट, if a dealer who is engaged in wholesale trade of goods avails some services for carrying out his business, पहले सर्विस टैक्स था, सच डीलर, हाँ पहले जिसको ये पता है, अभी ये सब रूल्स वो टाइम पर था, अभी आप लोग को इतना जरूरत नहीं है। पहले ऐसा था कि सपोज अगर मैं गुड्स खरीदता था तो मुझे क्या देना पड़ता था? वैट। और मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था? सर्विस टैक्स। अरे आपने जीएसटी में एक बार तो सुना होगा, दैट वाज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आपने जो टैक्स लिया और आपने टैक्स जो दिया वो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दैट वाज अ लॉजिक। तो पहले ये हो रहा था कि मुझे मिल रहा है सर्विस टैक्स और मैं दे रहा हूं वैट। इट वाज द सेम, मतलब ये बाकी सबके लिए नहीं है, हमारे लिए ही था। चलो, इट वाज अ रियल फैक्ट इज, हम लोग को ही ये था। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट से क्या ले रहा था? सर्विस टैक्स वो जमाने में। और समझो मैंने ये बेंचेस परचेज किया, मैंने समझो ये लैपटॉप परचेज किया, मैंने समझो ये एसी परचेज किया, मैंने समझो प्रोजेक्टर परचेज किया, ये सब पर मैंने क्या दिया? वैट। तो मतलब मैंने वैट दिया और मुझे सर्विस टैक्स मिला, तो ये अमाउंट जो मैंने दिया और ये अमाउंट मुझे सब्ट्रैक्ट करना नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो दोनों एक्ट ही चेंज हो जाते थे, राइट? नो डाउट इसमें वो नहीं पता तुम लोगों को, लेकिन यहाँ जो अगर एक्साइज होता ना, वो मैं क्लेम कर सकता था। तो जानते इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एक्साइज अलाउड था क्योंकि दोनों सेंट्रल थे, वैट अलाउड नहीं था क्योंकि वो सेंट्रल स्टेट था, तो अलाउड नहीं था। मतलब वैट अगेंस्ट सर्विस टैक्स वाज नॉट अलाउड। अभी अच्छी बात क्या है, अभी मैं ये सब खरीदूंगा तो क्या आएगा? जीएसटी। अभी सर्विस पे मैं क्या लूंगा? सामने सामने मैं क्लेम कर सकता हूं, बस दैट वाज एन एडवांटेज जो एग्जांपल 2 में लिखा। क्लियर? तो
आईटीसी का लॉजिक मैं बाद में तुम लोगों ने तो समझा रहा हूं. आईटीसी का कंसेप्ट लिखा है, देखो. Thus, in pre-GST regime, the chain of ITC was not seamless. That is, from manufacturing to ultimate sale, there was stages when credit of earlier tax paid was not available, and as a result, there was instances when tax being levied on tax. That was known as cascading effect. Tax was levied on tax का मतलब cascading effect क्या? जब कोई चीज मुझे क्लेम करने नहीं मिलती, तो मैं क्या करूंगा? अगर कोई चीज आपको क्लेम करना नहीं मिलती तो आप क्या करोगे? नहीं, यू विल ऐड टू योर कॉस्ट. जब मुझे कोई चीज क्लेम करने नहीं मिलेगी ना, तो आई विल ऐड टू माई कॉस्ट. और जैसे मैं कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा और फिर वापस उस पर टैक्स होगा, तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा. राइट. आज फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं. समझो कि मैंने ये 2 एसी समझो 1 लाख में लिए, और उस पर मुझे सपोज ये 20,000 मैं टू टाइम पर पे किया, तो मैंने टोटल 120 पे किया. अभी सपोज ये क्लासेस का मैंने ओवरऑल कॉस्ट मैंने देखा, सब कुछ मिला के मेरा महीने का, साल का, समझो मेरा कॉस्ट आ रहा है, समझो एक ही क्लासेस का सोच रहा हूं, समझो 8 लाख रुपए, जिसमें मैंने ये 1/20 अलग से ऐड कर दिया, वो भी मेरा कॉस्ट में आ गया. तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया? 920. अभी 920 पर सपोज मैं स्टूडेंट से फीस लेता हूं 920, एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस पर मैं 920 पर सर्विस टैक्स दूंगा. क्यों 920 पर? क्योंकि मैंने इसका 120 पूरा कॉस्ट गिन लिया. लेकिन अगर मुझे 20,000 क्लेम करने मिलता तो मैं 1 लाख लिखता, तो उतना मेरा कॉस्ट कम हो जाता. जितना आपको क्लेम करने मिलेगा उतना आपका कॉस्ट कम होगा, जितना आपका कॉस्ट कम होगा उतना आपका कैस्केडिंग इफेक्ट कम होगा. और जो अरुण जेटली ने जो बोला था तभी कैस्केडिंग इफेक्ट को उसने किस तरह से समझाया था कि जीएसटी के बाद कॉस्ट प्राइस कम होगा. और बाद में उसने एक वर्ड यूज किया था जो आप लोग को स्टडी में नहीं है, दैट वाज कोई भी बिजनेसमैन एंटी प्रॉफिटियरिंग नहीं काम कर सकता. मतलब ऐसे वर्ड यूज किया था कि अगर हम लोग आपको फायदा दे रहे हैं तो आपको वो फायदा अपने कस्टमर को पास ऑन करना होगा. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता. आज मैं आपको बोलूं कि उसके 70 केस हुआ था, तो उन लोग ने एक प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रिंट कर देता. उन लोग ने क्या किया, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, व्हाट वाज, पहले तो कैस्केडिंग इफेक्ट सोच रहे थे. अगर कोई 10,000 रुपए की चीज थी पहले, समझो इफ आई एम अ बिजनेसमैन और मुझे सोचा कि मुझे 10,000 रुपया मुझे चाहिए, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे लिए 8,000 में बनता होगा. सोचो मुझे कितना चाहिए? 10. मुझे 2,000 कमाना है, तो मुझे 10,000 में बेचना है, प्लस अज्यूम करो 10% एक्साइज ड्यूटी था, कितना हो गया? 11. और समझो मैंने बेचा तो भी 10% समझो मैंने बैठ लिया, तो 1100. तो उन लोग के हिसाब से ये हो गया 12,100. अगर मैं ऐसा बोलूं कि इससे अच्छा है आप ये 10 और 10 को 20% जीएसटी कर दो, चलो उल्टा, 2 10-10 के यहां पर 1 20 करते, तो ये हो जाएगा मेरा 2,000, तो 12,000, मतलब नॉर्मली 100 रुपया कम होगा. तो ये क्यों कम हुआ? क्योंकि यहां है ना, इस पर तो 10% आया, इस पर भी 10% आया, मतलब जो 1,000 रुपया था उसका भी 10% ऐड हो गया, वो 100 रुपया. मतलब अल्टीमेटली ये 100 रुपया क्यों बढ़ा? बिकॉज वो एक्साइज पर आया, मतलब टैक्स खुद पर टैक्स आया. ये कंसेप्ट हुआ. अभी मैकडॉनल्ड्स और वो सब ने क्या किया, व्हाट हैपेंड ओरिजिनली, सोचो. शुरुआत में आपको ऐसा बोला गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये रियल में हुआ, होटल बिजनेस में हुआ. जब सबको पता होगा कि स्टार्टिंग में इट वाज 12% चार्ज हुआ होटल में, फिर अंदर एसी में बैठोगे तो इतना, बाहर बैठोगे तो इतना, वो सब हुआ, और फिर एंड में मच होके सब कुछ 5% पर आया. दूसरा सबको पता होगा कि जीएसटी के आप कुछ भी लेते हो, आप एक बिस्किट का पैकेट भी लेते हो, एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी लेते हो, उसमें जीएसटी अलग होता है, तो इंक्लूडिंग होता है, बराबर है, इंक्लूडिंग होता है. मतलब अज्यूम करो कि मैकडॉनल्ड्स ने कोई चीज ऐसा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 रुपया था कोई प्रोडक्ट का वैल्यू, वो लोग बेच रहे थे 100 रुपए में, और 12% जीएसटी था. उन्होंने मेनू में कितना प्रिंट कर दिया?
उन लोगों की लिस्ट, प्राइस लिस्ट में मैंने 112 लिख दिया होगा। ऐसे मैंने जितने भी मेरे फूड प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी खाने पीने के, जितने भी होटल्स है, सब में क्या किया होगा, लिख दिया। तो मैंने समझो मैंने 112 लिख दिया। कस्टमर आया, मैंने उससे कितना रुपया लिया, 112। क्यों? क्योंकि मेनू में कितना प्रिंट हुआ है, इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर क्या हुआ, 3 महीने बाद 12% का 5% कर दिया। उन लोगों ने मेनू चेंज ही नहीं किया। मैं तो 112 का 112 ले रहा हूं। नो डाउट मैं कन्वर्स में टैक्स ज्यादा भर रहा हूं। मतलब पहले मैं क्या भर रहा था, 112 पर कैसे टैक्स भर रहा था, 12/112, मतलब मैं 12 रुपया भर रहा था। अभी मैं 112 का 5/105 भरूंगा, तो थोड़ा ज्यादा टैक्स आएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन उन लोग का कहना है कि हम लोग ने आपका 12 का 5 किया, अपने कस्टमर को पास किया। कस्टमर को तो पहले भी 112 लिया, अभी भी आपने 112 लिया, आपने पास किधर किया, समझा? और इसके कारण उन लोग पर टैक्स हो गया और कुछ पेनल्टी आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप लोग को लग रहा है, समझो कि मुझे भी लग रहा है कि बराबर है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं इतना एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट्स बना रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, आप तो रोज रोज चेंज कर रहे हो। आज आप बात में, आप तो कभी भी आके बोलता भैया 12%, कल लोग 1 महीने बाद बोलता नहीं अभी 5%, कभी ये मतलब मेंटालिटी होता। और पब्लिक का भी वही होता है, वो 112 फिर वो फ्लो चलता रहता है। उल्टा भी होता है, उन लोग का ऐसा कहना है कि 12 का 13% होता, हम लोग लगते हैं सब हो सकता है। अरे आज हम लोग कितनी चीज खरीद रहे हैं, सब कुछ इंक्लूसिव है, A to Z इंक्लूसिव है। आपको लगता है कि जिससे अभी आपने खरीदा गुड्स, आपने उसको टैक्स दिया? सोच के बोलो, आपने जिससे गुड्स खरीदा, क्या आपने उसको टैक्स दिया? क्या उसने गवर्नमेंट को दिया? कैसे 90% लोग ने नहीं दिया? क्या नहीं पता, नहीं दिया। कैसे दिया होगा? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज आप मॉल में जाके एक 50 रुपए का समझो चॉकलेट खरीदते, वो बिल कैसे बनाएगा, तू मेरे को बोल। हाँ नहीं, मॉल में जाके आपने खरीदा, कैसे बिल बनाएगा? 50 रुपए का MRP है डेयरी मिल्क का किसी का, आपका बिल कैसे होगा वो मेरे को बोलो। चलो हाँ कैसे होगा आप मेरे को, राइट है? अब ऐसा होगा कि 45 रुपीज है या 2.5 है, 2.5 है, या 46 रुपीज है, 2 रुपीज दिस, 2 रुपीज दिस, 50 रुपीज। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? मतलब इनडायरेक्टली आपने मॉल वाले को 46 दिया, 2 रुपया CGST, 2 रुपया SGST, अपने 50 दिया। ये सेम डेयरी मिल्क आप रिटेलर से आके लेकर आओ, वो कितना रुपया लेगा आपसे? बराबर है, पक्का? उसको जाके एक बार खाली इतना पूछो, तेरे पास GST नंबर है? एक बार तो पूछो GST नंबर है, नहीं तो उसको 46 में देना चाहिए, तो उसको नहीं लेना चाहिए ना। तो लॉजिक ये है, तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2 रुपए तो GST है, 4 रुपए GST, आपने GST क्यों लिया? आपका ऐसा नंबर ही नहीं है। आप समझे? ऐसे कितने जन है अपने से GST ले रहे? पानी का बोतल भी लोगे वो भी लेता है GST, सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल वो भी GST ले रहा है, उन लोगों का नंबर ही नहीं है फिर भी ले रहे हैं, क्योंकि रूल है, कोई आर्गुमेंट भी नहीं करेगा। हाँ बोलना चाहिए, हाँ बट MRP इज व्हाट, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, वो भी लिखा है। Hence you cannot, you don't have a right to take tax, समझे? क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं, उन लोग का राइट क्या पॉइंट है कि हमारे पास नंबर नहीं है। मतलब जब हमने किसी से खरीदा, सामने वाले ने तो मेरे से टैक्स लिया ही है, सामने वाले मेरे पे टैक्स लिया है, और वो टैक्स मेरे लिए क्या बन गया, उन लोग के लिए कॉस्ट बन गया। क्यों? क्यों? लोग ITC मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग टैक्स लेने वाले नहीं, जबकि रूल के हिसाब से दे डोंट हैव राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। समझ में आया? ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट। ऐसे बहुत सारे पैसा है जो GST के गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचते, राइट?
अक्टूबर ना, हाँ सितंबर का मेरे हिसाब से द लोएस्ट कलेक्शन आया 94,000 करोड़। द लोएस्ट जीएसटी कलेक्शन इज दिस 94,000 करोड़। मतलब पहली बार उन लोग का कहना है कि 1 लाख करोड़ से नीचे गया। कम हो रहा है मतलब कम हो रहा है उसका रीजन नहीं, मेन फील्ड जब कम होता है ना तो कम होता है। मेन फील्ड पर उन लोग को बहुत बड़ा झटका लगा है और मेन फील्ड में उन लोगों ने अमेंडमेंट किया। मेन फील्ड इज मालूम टैक्स कलेक्शन, जीएसटी का मेन फील्ड कौन सा था? इट वाज फर्स्ट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट वाज अ मेन फील्ड। आज फॉर एग्जांपल एक फ्लैट, एक बिल्डिंग बनता है, समझो 50 फ्लैट है, 50 करोड़ का, तो उधर 1 करोड़ का फ्लैट गिनो तो भी 50 करोड़ हो गया। अब 50 करोड़ का 12% वो टाइम पर ही गिनो तो एक बिल्डिंग में ही उन लोग को सीधा 6 कितना 15 करोड़ हो गया। 50 करोड़ का 12% मतलब 6 करोड़ रुपया हो गया। मतलब सोचो एक ही बिल्डिंग में 6 करोड़ कलेक्शन हो गया। मतलब रियल एस्टेट ये सब इतना बड़ा है कि एक एक झटका मिला तो वहां उन्होंने क्या कर दिया, रेट कम कर दिया। और वो रेट कम किया ना, वो उसके कारण उन लोग का कलेक्शन कम हुआ लगता है। क्योंकि बड़ी बड़ी फील्ड, और दूसरी बड़ी फील्ड जो अभी सब लोग जो मार्केट में चल रहा है, ऑटोमोबाइल द मोस्ट क्राइसिस। कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा है, कार सेल जीरो, मतलब नियरली जीरो पर आ गया, बहुत सारे यूनिट बंद होने पर आ गए। क्या पब्लिक इसलिए नहीं खरीद रहा है? ऐसा नहीं है, सस्ता ही है अभी, पहले से बहुत सारा कम है। क्यों नहीं खरीद रहे? इसका सोचना है पेनल्टी के कारण। ओला उबेर, क्या रीजन होगा? जरूरत नहीं है, पहली बात है ओला उबेर आ गया, ओला उबेर आ गया इसलिए इतना कम हो गया। इसके लिए भी और कुछ और भी रीजन होगा जो आप बताओगे। हाँ, पेट्रोल के प्राइस मेन रीजन मानो क्या आ रहा है, बस वही मेन रीजन है। पब्लिक को लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर या 2 साल के अंदर इंडिया में इलेक्ट्रिक कार आ ही गया है और ज्यादा फ्लो पर आ जाएगा। तो पब्लिक को क्या लग रहा है, अगर समझो मैं अभी समझो 10-12 लाख की गाड़ी खरीदता हूं और नेक्स्ट ईयर समझो इलेक्ट्रिक आया तो पब्लिक तो मेरे को घर वाले आजू बाजू सब लोग गाली देगा ना, कैसा है, दिमाग नहीं था इसके में, मतलब मेरे को गाली पड़ेगी कि राह देखनी थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी गाड़ी कोई भी नहीं खरीदेगा क्योंकि उन लोग को दिख रहा है कि आने वाले 1 साल 1.5 साल में 2 साल में आ ही जाएगा एकदम एकदम। अभी तक उतना क्यों नहीं आया बढ़ के कि उसके लिए उन लोग के पास अभी चार्जिंग स्टेशन ही नहीं बने। चार्जिंग स्टेशन नहीं है अभी, तो बीच में अभी बना रहे हैं। हाँ, मतलब वो आएगा फिर ना। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि पब्लिक क्यों नहीं खरीद रहा है, क्योंकि सब लोग को वो दिख रहा है कि 2 साल में तो ये हो जाएगा, 1 साल में तो ये हो जाएगा, तो अभी क्यों इतना इन्वेस्ट करें। पॉसिबल केसेस ये सब है। चलो, तो पेज नंबर 2 हो गया, पेज नंबर 3 हुआ, राइट? 2 और 3 हुआ। 3 का लास्ट पार्ट देखो, व्हाट इज जीएसटी इन द कंसेप्ट। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मुझे नहीं लगता अभी इनिशियल लेवल अभी ये पूछेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर जब आया था ना 2017 में दिसंबर में, तभी उन्होंने ये सब पूछा था। अभी मैं मुझे नहीं था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी, ऐसे सब पूछते थे उस जमाने में। अभी वो जमाना हो गया 2 साल पहले, मतलब ऐसा पूछा था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी। तभी पेजेस ही इतने नहीं थे। Now it is a destination based tax on consumption of goods and service. It is levied at all stages, right from manufacture up to the final consumption. It nutshell, only value addition will be taxed and the burden of tax is to be borne by the final consumer. That is VAT, destination and consumption based tax. Next page पर tax on goods and service, tax on supply, a continuous chain of ITC and final burden on the consumer. ये सब 7 उसके मेन पॉइंट्स है। तो व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ, चलो इसमें डेस्टिनेशन बेस कैसे हुआ, आईटीसी कैसे हुआ, सबको आइडिया है? कैलकुलेशन याद है? कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी नहीं उतना नहीं करना है फर्स्ट लेवल पर, बेसिक कैलकुलेशन। ये जो बोल रही हूँ तो एडवांस हो गया, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी का एडवांस नहीं बोल रहा हूँ मैं, बेसिक बोल रहा हूँ। मतलब बेसिक का मतलब, चलो फर्स्ट, हाँ चलो ये एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इंट्रा स्टेट वर्सेस इंटरस्टेट, राइट? इस पर कौन सा टैक्स है, इस पर कौन सा टैक्स? चेंज हो गया, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिखूं।
वक्त बदल रहा है, राइट। इंट्रा स्टेट बोल, CGST एंड और यहाँ सबको फुल फॉर्म आता है, राइट ना। मतलब ये लॉजिक है कि इसके जो परसेंटेज हो गए, इसके जो परसेंटेज हो गए, इसका होगा। मतलब अगर ये 2.5 ये 2.5 है तो ये 5 ना। प्रैक्टिकली ऐसा समझा कि अगर A B को गुड्स बेच रहा है, B C को गुड्स बेच रहा है और C D को गुड्स बेच रहा है, राइट। लेवल 1 पर सोचते हैं चारों चार सेम स्टेट में, राइट। तो हर एक जन एक दूसरे से क्या चार्ज करेगा? CGST SGST, बरोबर है। राइट, 1 लाख 1,20,000 और 1,50,000 ऑप्शन 1 लाख 1,20,000 और 1,50,000 बरोबर है। ये 3 लेवल ऑफ सेल रखते हैं। अजम्पशन पर सबका रेट सॉरी सबका स्टेट से, और रेट में अजम्पशन पर करते हैं कि समझो CGST रखते हैं, कितना रखते हैं? 9 रखूं, ठीक है 9, SGST 9। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं आया, A, B, C और D who will not pay tax to the government? Who will not pay tax to the government? BCD। Who will not pay tax to the government? आंसर इज D। हाँ मेरे को मालूम था, वो दो तीन जन कंफर्म है जो D बोलेंगे। आंसर इज D। खाली D गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरेगा। गवर्नमेंट को टैक्स कौन भरेगा? ABC, राइट। लेकिन पूरा बर्डन किस पर आएगा? D। वो लॉजिक था। तो ये बहुत जन का अभी आंसर नहीं आया, समझ में नहीं आया मुझे याद ना। ये लोग टैक्स गवर्नमेंट को भरेगा, ये गवर्नमेंट को नहीं भरेगा। गवर्नमेंट को ये क्यों भरेगा? कैसे भरेगा? कंज्यूमर गवर्नमेंट को भरेगा ही नहीं, उसका बर्डन उस पर आएगा, वो मानते हैं। भरने वो नहीं जाएगा। आज यू आर कंज्यूमर, यू परचेज्ड अ मोबाइल, आपने जाके GST गवर्नमेंट को दिया, आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा पहुंचा होगा, वो बरोबर है। तो रूल क्या था कि A जब गुड्स बेचेगा 1 लाख रुपए में B को, वो सपोज 9 and 9 मतलब 9,000 वो चार्ज करेगा फॉर व्हाट? CGST SGST, मतलब वो कलेक्ट करेगा 1,18,000। तो A गवर्नमेंट को कितना CGST भरेगा? 9, और कितना SGST भरेगा? 9। ये A भरेगा, राइट। अभी जब B C को गुड्स बेचेगा तो वो 120 में बेचेगा, वो 9% CGST लेगा, 9% SGST लेगा, मतलब 10,800 और 10,800, तो 1,41,600 लेगा। तो B गवर्नमेंट को कितना देगा? तो B क्या करेगा? वो CGST और SGST में 10,800 लेस 9,000 तो 1,800 ये अमाउंट वो गवर्नमेंट को देगा, बराबर है। जब C D को गुड्स बेचेगा, मतलब टोटल B ने कितना पे किया? दिस प्लस दिस, बराबर है। जब C D को बेचेगा तो 150 चार्ज करेगा, वो उस पर 9% लेगा, तो 13,500 होगा, 27 मतलब ये 177 हुआ। तो C कितना भरेगा? CGST SGST 13,500 माइनस 10,800 2,700 राइट। मतलब C टोटल पे करेगा 5,400। क्लियर हुआ? इस तरह से पास ऑन होगा। हाँ, व्हाट इज द लॉजिक? फाइनल टैली कैसे होगा कि समझो A to B, B to C and C to D, CGST SGST। A ने कितना भरा? 9, B ने भरा 1800, C ने भरा 2700, टोटल हुआ 13,500 राइट। तो ये अल्टीमेटली 13,500 किसका गया? देखो D का गया,
टोटल एक्सपेंस डी का हुआ 13,500 जो किसने भरा, ए बी और सी ने गवर्नमेंट को भरा। बर्डन किसका आया, डी का। समझ में आया? हाँ, अभी उन लोगों ने क्यों लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन, क्योंकि सब बेचा तभी आया। ये अगर बेचा नहीं होता तब तक टैक्स नहीं था। जैसे इसने इसको बेचा इसको टैक्स आ गया, जैसे इसने इसको बेचा इसको टैक्स आ गया। अभी कितना टैक्स आया, दैट इज बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल। कैसे आया वैट प्रिंसिपल, ये देखो, ये कितना है 1,02,000 कितना है 120। बी ने वैल्यू कितना बढ़ाया 20,000, बी ने वैल्यू कितना बढ़ाया 20,000, तो 20,000 का 18% वो भरेगा 3,600 रुपया। सी ने डी में कितना गुड्स बढ़ा 120 का 150 मतलब 30,000, तो 30 का 18% कितना होगा 5,400, वो कौन भरेगा, सी। मतलब जो जितना वैल्यू ऐड करेगा उतना वो भरेगा। मैंने ऐसे बोला, बर्डन उस पर नहीं आएगा, वो तो आगे से वसूल करेगा, लेकिन उस उतना अमाउंट गवर्नमेंट को उसे भरना। समझ में आया? मतलब वो वैट प्रिंसिपल हो गया, टैक्स ऑन सप्लाई हो गया, आईटीसी समझा। जैसे बी को कितना आईटीसी मिला 18,000, बी ने 18,000 क्लेम किया, ये 9 और 9, तो दैट इज आईटीसी फॉर बी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मींस द टैक्स विच यू हैव पेड ऑन परचेज। जो आपने खरीदने के वक्त जो भरा वो आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो सब वर्ड्स आगे, मतलब पेज नंबर 4 पर भी टैक्स ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स ऑन सप्लाई, आईटीसी मिलता रहेगा, लेकिन फाइनल बर्डन किस पर आएगा, कंज्यूमर। समझा? तो ये बाद में कॉपी कर देना। एग्जाम्पल शोइंग एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी ओवर द एग्जिस्टिंग आईटी इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। अंडर अर्लियर लॉ एक्साइज किस पर था, मैन्युफैक्चरिंग। वैट किस पर था, सेल विद इन स्टेट। सर्विस टैक्स सर्विस पर। अभी क्या हो गया, मल्टीपल टैक्स आ गया, राइट। दूसरा एडवांटेज जो उन लोगों ने लिखा है कि जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि वैट वर्सेस सर्विस टैक्स अलाउड नहीं था, लेकिन अभी हाँ, मतलब पहले गुड्स और सर्विस टैक्स आमने सामने फिट नहीं हो रहे थे। मतलब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और मैं गुड्स ले रहा हूं, तो आमने सामने एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। उल्टा भी था, सब उल्टा था, मैं गुड्स बेच रहा हूं और मैंने सीए का सर्विस लिया, लॉयर का सर्विस लिया, तो उन लोगों को मैंने दिया गया सर्विस टैक्स, जबकि मेरे पास क्या आ रहा है, वैट। वेस्ट गया मेरा पैसा, और सर्विस टैक्स में क्लेम नहीं कर सकता था। अभी अच्छी बात क्या है कि अभी गुड्स वर्सेस सर्विस अलाउड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही एक्ट है। क्लियर? अभी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है ना, उसमें थोड़ा चेंज होगा, जरूर थोड़ा चेंज होगा पक्का। फॉलोइंग आर द एक्ट्स अंडर जीएसटी। इधर ऐसे लिखा है, अभी पता नहीं, लेकिन अभी ये ना वो टाइम पर भी कंट्रोवर्शियल था कि प्रेसिडेंट का असेंट कभी आया था। कुछ बुक्स में लिखा है 13 और कुछ बुक्स में लिखा है 12। अभी यहां भी लिखा है 12 अप्रैल को आया था असेंट ऑफ, वो याद है किसी को, लोकसभा राज्यसभा। चलो सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन एक्ट, राइट। मुझे सिर्फ क्या पढ़ाना है इसमें से, थोड़ा सीजीएसटी और कॉम्पनसेशन। नाउ 28 स्टेट्स में से अभी कितना हो जाएगा 29, और बस 29 ही हो जाएगा ना, कि जम्मू एंड कश्मीर में से एक स्टेट है ना, नहीं, दोनों यूनियन टेरिटरी है, हाँ दोनों यूनियन टेरिटरी है, हाँ, तो अभी 28 स्टेट्स ही हो जाएगा। 28 और 9 अरे उसका रीजन था, हाँ इस लोगों ने क्या लिखा मालूम है, ये सब ये लोग ना कंफ्यूज करते हैं। तभी ऐसा था 1 जुलाई को है ना, जम्मू एंड कश्मीर को नहीं लिया था, जम्मू एंड कश्मीर को 8 जुलाई से डाला था। हाँ मतलब इसलिए उन्होंने लिखा 28 स्टेट्स, कि 1 जुलाई को 28 स्टेट्स था, जम्मू एंड कश्मीर का नंबर एक हफ्ते बाद आया था। नहीं ऐसा, मैं आगे पढ़ते चल, ठीक है। 28 स्टेट्स एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में से 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी थी। कौन सी दिल्ली एंड पुडुचेरी, याद हो तो, कि उस पर क्या था, स्टेट था, और बाकी सब पर यूटीजीएसटी था। देखो उसमें लिखा है बाय 30th जून एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई। अभी नेक्स्ट पेज पर देखो, एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर एंड आईजीएसटी, प्रेसिडेंट ने 23 अगस्त को बोला और इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई था। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन 7 दिन बाद आया था,
ऐसा नहीं था, नहीं था, समझा? लिखा है ना जम्मू एंड कश्मीर में कभी से आया था 8 जुलाई को इंस्टेड ऑफ 1 जुलाई। बस मुझे नहीं लगता ये सब पूछना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं रहा, क्या पूछेंगे, राइट? अभी यूनियन टेरिटरी में डाल देंगे। अच्छा नाम, हाँ बोल क्या? कश्मीर, जम्मू हुआ, जम्मू हुआ, जम्मू और ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो दिल्ली वाला कंसेप्ट है, जहां इलेक्शन ऐसा वाला कंसेप्ट है, और लद्दाख में नहीं है। हाँ, जम्मू, दिल्ली और पौंडीचेरी हो जाएगा, और बाकी सब वो 5 टन उसके साथ लद्दाख हो जाएगा। अभी तो मेरे पास जो आया उसमें तो सब डेट्स वो भी चेंज हो गया सब में। पहले अपने कहा था ना 20 लाख 10 लाख, अभी ऐसा नहीं है। 5 स्टेट में 10-10 लाख गुड सर्विस टैक्स में, 7 स्टेट में गुड्स में और सर्विस में 20-20 लाख, और बाकी सब में गुड्स में 40 लाख और सर्विस में 20 लाख। हाँ, सबका लिमिट चेंज हो गया, लिमिट चेंज हुआ है, मतलब वो रहेगा कंपोजिशन स्कीम नहीं, नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अरे हाँ, नाउ एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी के आने के बाद 1.5 साल में 500 अमेंडमेंट आए, मतलब आप रेडी नहीं थे, डालने के लिए डाल दिया, आप रेडी नहीं थे, आप समझे? आप रेडी होते ऐसा कोई एक्ट ही नहीं होता। अमेंडमेंट लाना मतलब क्या होता है, मतलब यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। आपको हर एक क्लॉज को पहले से, अरे आप भले 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट की मीटिंग बुलाओ, हर एक पॉइंट्स पर जितना सोच सकते हो उतना सोच लो, फिर एकदम स्टेप टू स्टेप लेकर आओ। उन्होंने हर एक चीज धीरे धीरे एक क्लॉज रोज बढ़ते जाते थे, रोज। और रोज मार्केट में वो आ रहा था कि आप रेट बढ़ा रहे हो, आप मार्केट का स्ट्रक्चर सोचो, आप ये कर रहे हो, ये सोचो, क्योंकि थोड़ा तो एक्सपीरियंस उन लोगों को भी होना चाहिए था कि एक टाइम था जब गोल्ड का 1% जीएसटी था, राइट? तब उन लोगों को पता था कि 1% जीएसटी में भी पब्लिक को परवड़ता नहीं था। डायमंड में इतना परसेंट था तो पब्लिक मोर्चा करा था, और आप अचानक 3-3% लेकर आओ, तो एक का 1.1 में मोर्चा हो रहा था, तब 3-3 लेकर आओगे तो डायमंड में होगा ही ना ये सब में, क्योंकि पब्लिक को परवड़ेगा नहीं। दिस हैपेंड, मतलब ये होटल इंडस्ट्री जब हुआ था स्टार्टिंग में कि आप 12% खाने पीने पर डाल दोगे, सामने वाला जाएगा किधर? वही तो हो रहा है, अभी भी वही हो रहा है। जितना होटल में इतने नहीं बेचते उतना साइकिल वाले बेचते हैं, राइट? मतलब वही हो रहा है, क्योंकि परवड़ेगा ही नहीं, कि जितने में इतना इतनी मिलता है उतना तो उधर टैक्स भरते हैं।